अहम डेवलपमेंट्स के हवाले से बताएंगे। आज जैसा कि आज पाकिस्तान इंडिया के मैच है जिसका हम अभी जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे, ज़ौक भी आपको बता रहे थे, पाकिस्तान इंडिया की बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास आज खबरें हैं, बल्दिया केस बहुत इंपॉर्टेंट आज डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात भी शेयर करेंगे। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कल का स्टेटमेंट, उस हवाले से कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उसकी भी डिटेल्स आपको बताएंगे। जबकि इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हो चुकी हैं, वो भी बात करेंगे। और इसके अलावा हम G20 पर भी बात करेंगे और मारिया भी बहुत सारी स्टोरीज बताएंगे। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो पहले आप तक पहुंचा देते हैं। वफाकी और सूबाई इदारों की जानिब से डॉलर की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयाँ और पाकिस्तान रुपए की अब कदर में बेहतरी का भी सिलसिला जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 300 की सतह से नीचे आ गया है। आज ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये कमी के साथ अब 299 में फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि इंटर बैंक में डॉलर की आपको डॉलर के रेट्स बता दें कि डॉलर की कदर 2 रुपये 20 पैसे की कमी हुई है इंटर बैंक में। नजीब नाइट हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। नजीब, जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं चीनी माफिया, डॉलर माफिया, उसके अलावा बिजली चोरों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्या ये वजह है जिसके बाद अब डॉलर की में देख रहे हैं कि डॉलर की कदर में कमी हो रही है? जी बिल्कुल, यही वजह है कि मुसलसल आप दूसरे हफ्ते भी जो है, आज पहला दिन है, कमी देखी जा रही है डॉलर में। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपये 20 पैसे सस्ता होकर 300 रुपये 75 रुपये तक आ गया है। जबकि ओपन मार्केट में 5 रुपये कमी से 299 रुपये तक आ गया है। ओपन मार्केट का रेट इंटर बैंक से भी नीचे आ गया है। वजूहत ये है कि जो करेंसी एक्सचेंज दफातर हैं उनके बाहर आमतौर पर वैसे रश होता था, लोग खरीदने आते थे, लेकिन अब लोग वहाँ बेचने आ रहे हैं। और जो खुद करेंसी एक्सचेंज कंपनीज हैं उनकी जानिब से भी डॉलर जो मुख्तलिफ लोग हैं उनसे लेके स्टेट बैंक में जमा कराए जा रहे हैं, जिस वजह से डॉलर की सप्लाई जो है वो बहाल हो चुकी है। और स्टेट बैंक में डॉलर जो है स्टेट बैंक को भी फराम होना शुरू हो चुके हैं। मुसलसल इस वजह से डॉलर में कमी आती जा रही है। इसके अलावा दीगर करेंसीज के रेट में भी कमी देखी जा रही है। इस वक्त डॉलर खरीदने वाले कम हैं जबकि बेचने वाले ज़्यादा हैं। और हुकूमत की कार्रवाइयाँ दूसरी जानिब जारी हैं। जिन्होंने भी जो है डॉलर ज़ख़ीरा किए हुए थे या जो मुख्तलिफ बैंक्स में डॉलर पड़े हैं उनके हवाले से भी हुकूमत जो है मालूमात इकट्ठी कर रही है, जिसकी वजह से एक माहौल बना हुआ है डॉलर के हवाले से कि उसको किसी सूरत भी कम करना है। और हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ ज़राए ने दावा किया है कि जो रेट 250 रुपये तक तकरीबन 250 रुपये तक डॉलर को लाने के लिए बातें ये हो रही हैं और सरगर्म अमल है। अब गवर्नमेंट की जानिब से इकदाम भी किए जा रहे हैं। नजीब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तो थी डॉलर की सूरत हाल और उस पर जो क्रैकडाउन किया जा रहा है, उसके बाद हमने देखा कि डॉलर जो है वो मजीद नीचे आता जा रहा है। एक और खबर से आपको आगाह करें कि ज़र मुबादला की बचत के लिए लग्जरी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है। ज़रा लग्जरी अशिया की तादाद 860 से बढ़ाकर 1097 कर दी गई है। खाने के तेल की दरामद पर भी ड्यूटी बढ़ेगी। नीम तैयारशुदा सामान पर ड्यूटी लगाने और पुरानी गाड़ियों की दरामदी पॉलिसी में तब्दीली भी ज़ेर गौर। टेक्सटाइल सेक्टर के नीम तैयारशुदा सामान पर ड्यूटी नहीं बढ़ाई जाएगी। काबीना के इक्तिसादी राब्ता कमेटी में समरी पेश की जाएगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के नुमाइंदा खुसूसी सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक, ये जो फैसला किया गया है यकीनन मईशत की बेहतरी के लिए क्या समझते हैं, कितना अहम इकदाम है? और इसमें सबसे अहम फैक्टर यही है कि जो गैर मुल्की ज़र मुबादला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जाए। इसी वजह से जो लग्जरी अशिया है उस पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया गया है और उनकी तादाद भी 860 से बढ़ाकर 1097 कर दी जाएगी। और इसमें खाने की तेल की दरामद पर भी ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके साथ साथ जो नीम तैयारशुदा सामान है उस पर भी ड्यूटी लगाई जाएगी। और जो पुरानी गाड़ियों की दरामदी पॉलिसी है इसके ऊपर भी इसमें भी तब्दीली पर जो है वो गौर किया जा रहा है। अलबत्ता जो टेक्सटाइल सेक्टर है तो टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात में इजाफे के लिए वहाँ पर जो ड्यूटी है उसको नहीं बढ़ाया जाएगा। और काबीना के इत्तेसादी राब्ता कमेटी में तमाम साथ सिफारिशात पेश की जाएंगी। और लग्जरी आइटम के ऊपर ड्यूटी बढ़ाने का मकसद यही है कि ज़र मुबादला बचाया जा सके, दूसरा पुरतायश अशिया की जो दरामदात हैं वो कम हो सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद और हमें डिटेल से शेयर कर रहे थे कि ज़र मुबादला की बचत के लिए लग्जरी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ाने का फैसला कर लिया गया है।
दूसरा एक और अहम मामला है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से। आज जो पेशावर में वर्सिक रोड पर धमाका हुआ, एक अहलकार शहीद हो गया, जबकि इतलात ये हैं कि 10 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए हैं। पेशावर का इलाका है वर्सिक रोड, जहां पर यह बम धमाका हुआ है, और इतलात ये हैं कि अब तक उसमें एक अहलकार जान की बाजी हार गया, उसने जाम शहादत नोश किया, जबकि 10 अफराद के बारे में बताया जा रहा है कि वो ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से भी आज इस पर बात करेंगे और आपके साथ डेवलपमेंट शेयर करेंगे। पाकिस्तान लाइव में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हैं चौधरी अशरफ साहब। उनसे मैच के हवाले से हम अपडेट्स भी लेंगे और क्या इंसाइट्स हैं वो भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे। अभी एक ख़बर ये है श्रीलंका से, जहाँ पर इस वक्त मैच अभी तक शुरू नहीं हो सका है और वहाँ पर भी बादलों की इनिंग्स जारी है। आज दिन भर 80 से 90% तक बारिश का इम्कान है। अभी तक मैच शुरू नहीं हो सका है और 2:30 बजे से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये मैच 2:30 बजे शुरू होना था। कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश, तो इसी तरह बादलों और सूरज की आंख मिचौली भी जारी है। रिवायती हरीफ हैं पाक भारत। मैच इतवार को भी बारिश की नज़र हो गया था और कल 2 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बनाए थे भारत ने, और क्रीज पर मौजूद थे एल राहुल और विराट कोहली। और वहीं पर एक दिन की इनिंग्स को डिक्लेयर कर दिया गया था और वहीं से आज मैच शुरू होना था, लेकिन अभी तक मैच शुरू नहीं हो सका है और बारिश इस वक्त वहाँ हो रही है। मैच ताहाल शुरू नहीं हो सका है, इस पर भी डिटेल्स देंगे। और सोशल मीडिया की बात करें तो जो जय शाह हैं उनको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है कि बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल की ज़िद की वजह से ये पूरा टूर्नामेंट एक तरह से बारिश की नज़र हो गया है। श्रीलंका की ये वो शहर है जहाँ पर मैचेस हो रहे हैं, वहाँ पर ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहती है और आज का दिन बड़ा अहम दिन था। पाकिस्तान इंडिया का मैच था और आज ही के दिन 90% बारिश का इम्कान होना, इसी पर बात भी कर लेते हैं। चौधरी अशरफ साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, इतना बड़ा मैच और हमने देखा कि कल शायकीन क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद नहीं थे, इतनी सीटें खाली थी। ये वो मैच है जब इंटरनेशनल फैंस आते हैं इस मैच को देखने के लिए, एंजॉय करने के लिए। रेवेन्यू भी बहुत जनरेट करता है ये मैच बारिश की नज़र हो जाना, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? देखिए, इसका असल तो जिम्मेदार एशियन क्रिकेट काउंसिल और उसके सदर जय शाह हैं। जय शाह की हट धर्मी की वजह से ये टूर्नामेंट मुतासर हुआ और क्योंकि भारत कोई मौका जाने नहीं देता पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का। पाकिस्तान एशिया कप का मेज़बान है, तो वो किसी सूरत में भी नहीं चाहते थे कि ये टूर्नामेंट या पूरा इवेंट जो है ये पाकिस्तान की मेज़बानी में हो, क्योंकि पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। पाकिस्तान को दबाया जा रहा था कि पाकिस्तान इस मरतबा टूर्नामेंट की मेज़बानी से हट जाए, ये टूर्नामेंट मेज़बानी श्रीलंका को मुकम्मल तौर पर दे दी जाए या यूएई को दे दी जाए या किसी तरह ये बांग्लादेश को मेज़बानी दी जाए। जब आपने बात की यूएई की बात, श्रीलंका के अलावा हमारे पास सेकंड ऑप्शन था यूएई। क्या वजूहात हैं जो यूएई को कंसीडर ही नहीं किया गया? बिकॉज श्रीलंका में तो वो एक हिली एरिया है, हिल स्टेशन है, वहाँ पर तो बारिशें होती रहती हैं। देखिए जी, ये हमारा फैसला नहीं था। हमारा जो पहला और आखिरी फैसला ये था कि हमारे मैचेस जो एशिया कप अगर हमने होस्ट करना है तो जो यूएई में हो या पाकिस्तान में हो। देखें, हमारे तो दोनों मुतालबात नहीं मानेंगे। उसके बाद ये हुआ कि हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान को सिर्फ 4 मैचेस दिए गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर भी बहुत एहतजाज किया कि पाकिस्तान को कम से कम ज़्यादा मैचेस दिए जाए, क्योंकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। फिर उसके बाद 4 मैचेस के बाद ये टूर्नामेंट वापस फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उस पर भी एहतजाज किया। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो दरखास्त थी आपसे मैंने कुछ और भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं। पहले हम ये बता दें, एक अहम खबर है जो आप तक पहुंचानी है। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने इस्तीफा दे दिया है। चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, प्रोसिक्यूटर जनरल असगर हैदर के बाद डिप्टी चेयरमैन नैब भी मुस्ताफी हो गए हैं। डिप्टी चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफा चेयरमैन नैब को जमा भी करवा दिया है। जाहिर शाह ज़ाती वजूहात की बिना पर मजीद काम जारी नहीं रखना चाहते थे। ये अहम मामला है। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह मुस्ताफ़ी हो गए हैं, एक अहम डेवलपमेंट है। और आज सिनेरियो के हवाले से आदिल अब्बासी से तफसीला जानते हैं। आदिल अब्बासी, ये क्या मामला है और क्या आपको वजूहात सामने आ सकी हैं इस्तीफ़ा देने की? देखिए, नैब में इस्तीफों का सिलसिला जो है वो जारी है। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने भी इस्तीफा दे दिया है। इससे कबल चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान ने इस्तीफा दिया था। इसके अलावा प्रोसिक्यूटर जनरल
असगर हैदर और उनके बाद डिप्टी चेयरमैन नैब ने भी अब इस्तीफा दे दिया है। जाहिर शाह की जानिब से ये इस्तीफा चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया है। जाती वजूहात की बिना पर मजीद काम जो है वो जारी नहीं रखना चाहता। ये डिप्टी चेयरमैन नैब की जानिब से मौकफ अपनाया गया है, जिसके बाद अब जो इस्तीफा है वो चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया है। जी ठीक है आदिल, इस्तीफा मंजूर के हवाले से कुछ मालूमात हैं? इस्तीफा मंजूर हो गया उनका? देखिए, इस्तीफे मंजूरी के हवाले से अभी तक जो कोई भी ऐसी खबर सामने नहीं आ सकी। ताहम इस्तीफा जो है वो नैब को, चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया है। ये अभी तक खबर जो है वो सामने आई है। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह की जानिब से इस्तीफा जो है वो चेयरमैन नैब को भिजवाया गया है। ठीक है, डिप्टी चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया। आदिल अब्बासी, आपने हमें अपडेट किया साम मामले के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से मजीद भी आप तक खबरें पहुँचाएंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर बात करेंगे पाक भारत मैच की। चौधरी अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, अब से कुछ देर पहले जो हमने भारतीय सहाफ़ी से बात की, विवेक से, वो बहुत गुस्से में आ गए जब बात की जाती है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की जय शाह जो कर रही हैं, भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जो असर रसूख है वो ICC तक है। वो भी आपको पता है कि जो पॉलिटिक्स हो रही है क्रिकेट में वो सबके सामने है। तो आपको लगता है कि वो जो बातें कर रहे थे वो जस्टिफाइड थी? देखिए जी, पहले भी इन्होंने एक झूठ बोला था हमारे ही प्रोग्राम में, वो इस तरह कि वो बात नहीं हुई थी। जब जेशा ने हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था तो ये कहते थे कि नहीं, वो पूरे एशियन ममालिक का फैसला था, जबकि पूरे एशियन ममालिक की जानिब से एक बाकायदा तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कहा गया था कि वो राज़ी हैं अगर ये मैचेस कोलंबो से हम्बन टोटा में शिफ्ट कर दिए जाएँ। लेकिन उस पर भी जेशा ने एक तरफा फैसला किया था और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस पर एहतजाज भी किया था, एहतजाजी ईमेल भी डाली थी। देखिए, हमारे पास तो ईमेल भी हमारे तक पहुंच गई थी। शायद भारतीय जो सहाफ़ी है वो उतना अपडेट नहीं थे इस मामले में। वो चाहते हैं कि दिफा करना अपना। देखें, 4 उंगलियां तो हमारी तरफ उन्होंने कहा कि हमने हमारी तरफ थी, लेकिन उनकी अपनी 4 उंगलियां भी तो उनकी तरफ थी ना। अब ये देखना है कि आप इल्ज़ाम तो लगाते हैं, इन्होंने भी वही जेशा वाली दरमी वाला इल्ज़ाम लगाना है, पाकिस्तान पे लगाना है, बिल्कुल हम पे नहीं लगाना। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ब्लेम गेम तो हो रही है, लेकिन उसमें जो क्रिकेट का नुकसान हुआ है और जो क्रिकेट लवर्स इतने डिसअपॉइंट हुए हैं, कल मैच जब हो रहा था स्टेडियम बिल्कुल खाली था। उसके अलावा ये जो मैचेस नहीं हो पा रहे हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल जो भी कर रहा है, उसके बाद एशिया कप जो मुतासर हुआ है, उससे नुकसान किस किस का हुआ है? देखें, सिर्फ पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ, पाकिस्तान का तो बहुत बड़ा नुकसान इस तरह भी हुआ। पाकिस्तान होस्ट मुल्क है, इसका बहुत बड़े रेवेन्यू का हिस्सा भी पाकिस्तान के पास आना था। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल किसी तौर पर, या जिसकी सदारत भारत के पास है, वो नहीं चाहता कि एशिया कप के जो पाकिस्तान की मेज़बानी में ये टूर्नामेंट हो रहा है, इसके पैसे पाकिस्तान के पास ज़्यादा जाएँ या पाकिस्तान को इसका ज़्यादा फ़ायदा हो। जो इस वक्त उलझन का शिकार है, एक और उलझन भी है, आईनी इशूज़ में उलझा कर अदालत का इम्तिहान लिया गया है। सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने नए अदालती साल की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि जो वाक़यात पेश आए उसे दोहराया नहीं जाना चाहिए, लेकिन उससे अदालती कारकर्दगी मुतासिर हुई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने मजीद कहा है कि तमाम वाक़यात ऑडियो लीक्स केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। सुबकदोश होने वाले चीफ जस्टिस के तौर पर बहुत सी उम्मीदें लेकर जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त काट लिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मसर इकबाल। मसर, अदालती साल की तकरीब से अहम खिताब किया गया है, सबसे पहले तो इस खिताब की तफसीलात दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि नए अदालती साल का ये आगाज़ है और जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने आखिरी मरतबा नए साल के आगाज़ पर तकरीब से खिताब किया है। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आइनी मामलात में उलझा कर उनका असल में इम्तहान लिया गया और उनका कहना था कि अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि आइन इसमें क्या कहता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, कि आखिरी मरतबा आज खिताब किया है और उनका कहना था कि सख्त इम्तहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी है। शदीद तनकीद के बावजूद इस साल के 9 महीने में सिर्फ एक अज खुद नोटिस लिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है उनका कहना था कि गुड टू सी यू को गलत रिपोर्ट किया गया है। जब मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा तो अदलिया समेत हर इदारा जो है वो मुस्तहकम होगा।
अपने खिताब के आगाज में अदालती कारकर्दगी का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि तैनाती के 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड 23,000 मुकदमा निपटाए। कोशिश ये थी जो है चीफ जस्टिस ने बातचीत की। बहुत शुक्रिया मजहर इकबाल हम मौजूद थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कराची में सानिया बल्दिया 2012 को पेश आया। गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिश ज़दगी से 259 अफराद जलकर जाँ बहक जबकि 300 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। मरकजी मुलजिम रहमान भोला को 2016 में बैरून मुल्क से गिरफ्तार किया गया। इस केस का फैसला 2020 में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की जानिब से सुनाया गया, जिसमें मरकजी मुलजिम रहमान भोला और जुबैर चिड़िया की मौत की सजाएं और दीगर मुलजिमों को उम्र कैद की सजाएं दी गईं। इस फैसले के खिलाफ मुलजिमों की जानिब से सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया गया था, तो फैसला जो है वो आ चुका है और इसमें जो है मुलजिमान को बरी कर दिया गया है। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस की अपीलों का फैसला जो है वो सुना दिया गया है और उसकी जानिब से इसमें जो है फैसले में तमाम मुलजिमान को जो है वो बरी कर दिया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस की अपीलों का फैसला सुनाते हुए मुलजिमान रहमान बोला और जुबैर चिड़िया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें जो हैं वो मुस्तरद कर दी हैं और साथ ही साथ MQM रहनुमा साबिक सूबाई वज़ीर रऊफ सदीकी समेत 4 मुलजिमान की बरियत के खिलाफ सरकार की अपील भी मुस्तरद कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट ने उम्र कैद पाने वाले 4 मुलजिमान की अपीलें जो हैं वो मंजूर कर ली हैं। सानिया बल्दिया के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि इसके अंदर जो है सिंध हाई कोर्ट ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस की अपीलों का फैसला सुनाते हुए मुलजिमान रहमान भोला और जुबैर चिड़िया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। इसी अहम मामले पर बात करते हैं वकास से नुमाइंदा PNN। वकास, पहले तो ये बताएं कि आज की अदालती समाअत में क्या हुआ, क्या फैसला सुनाया गया? जी देखिए, एक बड़ी डेवलपमेंट आज सामने आई है। 3 साल कबल ATC अदालत की जानिब से जुबैर चरिया, इसके अलावा रहमान बोला और दीगर मुलजिमान को जो सजाएं दी गई थी उनके मुलजिमान की जानिब से ये दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिस पर आज तकरीबन 2.5 से 3 साल के बाद ये फैसला जो है वो सुना दिया गया है, जिसमें अहम जो इसमें जो मुजरिमान थे उनकी सज़ाओं को बरकरार रखा गया है। रहमान बोला और जुबैर चरिया की सज़ा को बरकरार रखा गया है, जबकि मुलजिम शाहरुख समेत 4 मुलजिमों की सज़ा को कलअदम करार दिया गया है। अलबत्ता रऊफ सिद्दीकी समेत 4 जो मुलजिमान इस केस में बरियत उनको दी गई थी ATC अदालत की जानिब से, सरकार की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस बरियत के खिलाफ दरख्वास्त दी गई थी, उसको मुस्तरद करते हुए जो बरियत है उसको बरकरार रखा गया है। अलबत्ता जो तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है उसमें बहुत सारे अहम नुकात अदालत की जानिब से उठाए गए हैं। उनकी अदालत की ये ऑब्जर्वेशन सामने आई है कि इस केस में जो तफ्तीश है शुरू से ही नाकिस की गई थी। जो FIR का इंदराज हुआ था उसमें भी जो मरकजी इसमें मुलजिम थे उनको सपोर्ट किया गया था। इसके अलावा जो केमिकल एग्जामिन किया जाना था, जिसके तहत ये पता लगाना था कि आग लगने की असल वजह क्या थी, इस हवाले से कोई रिपोर्ट जो है जमा नहीं कराई गई, ना ही उसके पीछे जाया गया कि कौन सी ऐसी वजूहात है उनका पता लगाया नहीं गया। अलबत्ता जो इसमें मरकजी मुलजिम जो इसमें थे, जो भत्ताखोरी का जो मामला था, इस हवाले से कोई भी गवाह, किसी भी गवाह का बयान जो है पुलिस की जानिब से कलमबंद नहीं किया गया। इस तरह की मामला जो है अदालत की जानिब से अपने ऑर्डर में नुकात जो है पेश किए गए हैं। मजीद अदालत का ये कहना था कि इसमें एक और भी अहम मामला था कि जो फैक्ट्री में आग बुझाने के लिए इंतजाम होने चाहिए थे वो नहीं थे। इस हवाले से जो कराची समेत सिंध भर के जितने भी फैक्ट्री ऑनर्स हैं उनको इस बात पे ऑर्डर किया गया है कि वो मुकम्मल इस तरह के जो आलात हैं वो अपनी फैक्ट्री में रखें। ठीक है वकास खान, आपने हमें अपडेट किया। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान लाइव में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। बल्दिया वस्ती की इंतजामिया की गफलत की वजह से वसाइल कबाड़ बना दिए गए हैं। करोड़ों रुपए मालियत की मशीनरी तबाहाल है। ज़राए का बताना है कि इंजीनियर्स की जगह मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से मैकेनिकल इंजीनियर्स का काम लेने के सबब महंगी तरीन हैवी गाड़ियां स्क्रैप बन चुकी हैं। बल्दिया की 235 हैवी व्हीकल में से 170 के करीब गाड़ियां इस वक्त ख़राब खड़ी हैं। DMC सेंट्रल नॉर्थ नाजिमाबाद जोन में तकरीबन 49 हैवी व्हीकल में से सिर्फ 15 गाड़ियां जो कि इस वक्त कारामद है, जबकि 34 गाड़ियां ख़राब खड़ी हैं। इसी पर मज़ीद डिटेल्स भी जान लेते हैं। मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, ये क्या मामला है, डिटेल्स शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये कलअदम बल्दिया बस्ती की इंतजामिया है जिसकी गफलत और लापरवाही के बायस जो है
वो जो शहरियों के टैक्स के पैसे से ली गई गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं। टोटल मजमूई तौर पर 4 टाउन हैं जिला बस्ती में, जिसमें नॉर्थ नाजमाबाद टाउन है, न्यू कराची टाउन है, गुलबर्ग टाउन है, लियाकताबाद टाउन है। इन चारों टाउनों की जो गाड़ियां हैं वो मुस्तकिल जो है वो बर्बाद होती चली जा रही हैं। और अब इंतहा ये है कि 235 गाड़ियों में से 169 गाड़ियां जो है मुकम्मल तौर पर खराब और कचरे का ढेर बनी हुई हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी पूरे जिले के अंदर कोई भी मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है जिसको पोस्ट दी गई हो, बल्कि एक इंस्पेक्टर के हवाले तमाम तर गाड़ियां कर दी गई हैं, जिसकी बाइस जो है वो कचरा उठाने की गाड़ियां हों, सफाई की गाड़ियां हों, किसी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन की गाड़ियां हों, इस तरह की तमाम गाड़ियां जो कि शहर की और बल्दिया की जो हदूद है उसके अंदर जो है वो सफाई सुथराई के लिए जो काम होते हैं उसके लिए इस्तेमाल होती हैं, पार्ट्स के लिए इस्तेमाल होती हैं, ऐसी मशीनरी ट्रैक्टर हैं, ये तमाम तर बर्बाद। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सलमान। एक और अहम मामला, पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन की जानिब से बाबू साबू चौक को बंद किए हुए 2 घंटे गुजर गए हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हो चुका है। पंजाब पुलिस गाड़ियों को धक्के लगाने लगी है। पंजाब पुलिस ने धरने के शुरका का स्पीकर उतार लिया है। सूरत हाल आपको बता रहे हैं, इस वक्त जो एहतजाज किया जा रहा है बाबू साबू चौक पर, पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन की जानिब से बाबू साबू चौक को बंद किए हुए 2 घंटे गुजर चुके हैं। गाड़ियों की लंबी कतारें लग चुकी हैं, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं शबीर हैदर से। शबीर, क्या मुतालिबात हैं और क्यों सड़क को बंद किया गया है? जी, पाकिस्तान मिनी मस्जिद एसोसिएशन की जानब से आज महंगाई और उसके साथ साथ ट्रैफिक वार्डन की जानब से उनके साथ नारवा सलूक और इसके साथ बंद रोड पर नजायज टूल प्लाजा और इसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट की जानब से जो विक्स कंपनी के ऊपर इनके पासिंग के हवाले से जो है वो एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। उस एहतजाजी मुजाहरे में अगर बात की जाए तो ये रैली सुबह रेलवे स्टेशन से बाबू साबू चौक तक निकाली गई और बाबू साबू चौक पर आकर इन्होंने अपना जो है एहतजाजी रैली को धरने की शक्ल इख्तियार कर गई और उसके बाद इन्होंने धरना दिया। तकरीबन अब सुबह 11 बजे से लेकर अब तक एहतजाजी धरना जारी था और इस वक्त DC लाहौर, CTO लाहौर और उसके साथ साथ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं। अभी मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद अब उन्होंने ऐलान किया है कि वो अपने जो एहतजाजी धरना उसको खत्म करते हैं और उसमें उनका जो मुतालबा था उसमें यह था कि विक्स कंपनी ठीक है, मुज़ाकरात कामयाब हो गए और मुतालिबात मान लिए जाएंगे। आपने अपडेट किया तफसीलन, बहुत शुक्रिया आपका। FIA की हवाला हुंडी गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज पर कार्रवाइयों की रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा। FIA ने क्रैक डाउन में 15 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक FIA ने खुफिया इत्तला पर 48 छापे मारे। छापों के दौरान 59 अफराद को गिरफ्तार करके 48 मुकदमा दर्ज किए गए। 11 अफराद के खिलाफ गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज पर इंक्वायरियां शुरू की। इंक्वायरी के बाद मजीद 9 मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि 2 करोड़ मालियत से जायद की दीगर गैर मुल्की करेंसी कब्जे में ले ली गई है। हवाला हुंडी में इस्तेमाल होने वाले 9 करोड़ 83 लाख रुपए जो हैं वो पकड़े गए हैं। वजारत दाखिला ने इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भी पेश कर दी है। जहां पर ये मामला चल रहे हैं और हुकूमत के लिए एक मुश्किल वक्त है, बहुत सारे चैलेंज का सामना है, वहीं पर हुकूमती ऐलान ही रह गए हैं। आवाम को बिजली के बिलों पर रिलीफ नहीं मिल सका। ज़राए का ये बताना है कि हुकूमत की IMF के साथ बातचीत का अमल जारी है। अभी तक IMF ने 200 यूनिट्स बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिक को रिलीफ से मुतालिक वाज़े जवाब नहीं दिया है। अगस्त की तरह सितंबर के बिल भी ज़्यादा आने के इम्कानात हैं। IMF से रिलीफ मिल भी गया तो सिर्फ बिलों की इकसात की सूरत में होगा। बिजली की कीमत कम होगी, ना ही टैक्स में कोई कमी की जाएगी। 200 यूनिट्स इस्तेमाल करने वाले सार्फिन मर्जी से इकसात अदा कर सकेंगे। 300 और 400 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए रिलीफ पर IMF अभी तक रजामंद नहीं हुआ। आवाम के लिए मुश्किलात हैं और जहां तक मामला है बिजली के बिलों के हवाले से तो अब तक आवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। हुकूमती ऐलान सिर्फ ऐलान की हद तक ताहाल महदूद है और इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि आवाम को बिजली के बिलों पर रिलीफ ताहाल नहीं मिल सका। दूसरी जानिब मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है और सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट X पर अदाद-ओ-शुमार भी जारी कर दिए हैं और ये अदाद-ओ-शुमार बताते हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया है कि बिजली चोरी से मुतालिक 8 करोड़ यूनिट बिजली चोरी का खोज लगा लिया गया है। बिजली चोरी में मुलविस 194 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बिजली चोरी पर अब तक 35 करोड़ 20 लाख रुपए के जुर्माने आयद किए गए हैं। उन्होंने बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई में लेस्को और मेपको की कारकर्दगी को बेहतर
बेहतर करार दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने अदाद-ओ-शुमार जो जारी किए हैं वो ये बताते हैं कि करोड़ों की तादाद में जो यूनिट हैं जो बिजली चोरी हुई है, 8 करोड़ यूनिट बताए गए हैं कि 8 करोड़ बिजली के यूनिट चोरी हुए हैं, उसका खोज लगाया है। मज़ीद अहम इंकशाफात भी किए हैं और इस हवाले से मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, जो अदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं वो बहुत ज़्यादा अदाद-ओ-शुमार हैं, इसके अलावा रिकवरी कितनी हुई है और उससे आपको लग रहा है आने वाले दिनों में कुछ फ़ायदा भी होगा? जो बिजली सार्फिन है 200 यूनिट वाले, अभी तक उसका भी ऐलान नहीं किया गया कि उनको कब रिलीफ मिल सकता है? देखिए, वो रिलीफ तो आप IMF की मंजूरी से ही जो है वो मशरूत है और IMF के साथ वजारत खजाना के हुकाम मुसलसल राब्ते में हैं और कहा जा रहा है कि आज शाम तक उनकी तरफ से इस हवाले से जवाब जो है वो मुतवक्के है, क्योंकि इन्होंने एक प्लान बनाकर जो था 200 यूनिट्स वाले सार्फिन को रिलीफ के हवाले से IMF को भिजवाया था और ज़ाय का कहना है कि वो प्लान भी इतना कोई जो है वो रिलीफ के हवाले से अहम इस वजह से नहीं है कि सिर्फ अकसात ही होंगी, दीगर कोई टैक्सों में या बिजली की कीमत में किसी किस्म का कोई आवाम को फायदा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जिनके 200 यूनिट तक बिजली का बिल आया होगा, वही जो लोग हैं वो अकसात करा सकेंगे, 2, 3 या 4 अपनी मर्जी से वो किस्तें करा सकेंगे, लेकिन अदरवाइज कोई रिलीफ का इम्कान नहीं है। और उसके हवाले से भी अभी तक IMF ने हुकूमत को कोई जवाब जो है वो नहीं दिया। तो वजारत पावर डिवीजन का यही कहना है कि जिस तरह अगस्त के बिल आजाद आए थे और लोग एहतजाज कर रहे थे, तो सितंबर के बिल भी उसी तरह आने का इम्कान है, क्योंकि अभी तक हुकूमत की तरफ से ना तो नोटिफिकेशन को जारी किया गया रिलीफ के हवाले से और ना ही IMF की जानब से जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को कोई जवाब दिया गया। दूसरी तरफ उनका एक बड़ा जो मुतालबा था कि बिजली चोरी की रोकथाम की कोई यकीनी बनाया जाए और लाइन लॉसेस कम किए जाए। तो जिस तरह आप बता रही थी कि जो दादो-शुमार जारी किए गए हैं उसके मुताबिक तो अभी तक जो 8 करोड़ से ज्यादा जो यूनिट्स हैं बिजली की उनकी चोरी का पता चला, लेकिन ये फिगर इतना नहीं है। वो सालाना 19 अरब यूनिट्स जो है वो बिजली चोरी होती है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितना कौमी खजाने को नुकसान होता है। अभी तक 200 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया है, 35 करोड़ से ज्यादा के जो जुर्माने हैं वो किए गए हैं, जबकि रिकवरी का अमल भी तेज किया गया है। रिकवरी का अमल भी तेज किया गया है, रिकवरी भी की जा रही है। सिद्दीक साजिद, बहुत शुक्रिया आपका। 8 करोड़ बिजली यूनिट का खोज लगाया गया है और जो अदाद-ओ-शुमार सिद्दीक साजिद ने बताए हैं वो भी ये बताते हैं कि कितना ज़्यादा कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा और अब इसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। और IMF का जो है आज शाम तक जवाब भी मुतवक्के है। यहाँ पे वक्त है ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आपको आगाह करें कि सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी का कराची भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको आगाह करें कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ बड़ा एक्शन इस वक्त लिया गया है। क्रैकडाउन इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि एक्शन शुरू किया गया है और इस फहरिस्त के मुताबिक जो है शहर में ज़िला शर्की, जनूबी और वस्ती में गैर कानूनी तामीरात मिसमार की गई हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कराची भर में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जो है ये एक्शन लिया गया है। वज़ीर बदलियात के हुक्म पर तैयार गैर कानूनी तामीरात की फहरिस्त के मुताबिक ये एक्शन लिया गया है। पहले एक फहरिस्त तैयार की गई थी, फिर उस फहरिस्त के मुताबिक जो है ये जो है एक्शन लिया गया है। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी की जानिब से वज़ीर बलदियात के हुक्म पर तैयार गैर कानूनी तामीरात की फहरिस्त के मुताबिक ये एक्शन लिया गया है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी मोहम्मद सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसकी जिम्मेदारी होती है कि शहर में तामीरात जो है वो खिलाफ वर्जी ना हो तामीरात की, तो उसके बाद जो है वज़ीर बलदियात ने अब से कुछ दिन पहले जो है वो गैर कानूनी तामीरात के हवाले से जो है फहरिस्त तलब की गई थी, जो SBCA ने जमा कराई थी, जिसके बाद शहर भर में ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। शहर के ज़िला वस्ती, जनूबी और शर्की के अंदर जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इस दौरान जो है वो 1 दर्जन से ज़्यादा इमारतों को जो है वो मिसमार किया गया। और काम का कहना है कि जो इंतजामी कार्रवाइयाँ जहाँ जहाँ हुई हैं वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर फ्लोज डाले गए थे, जिस पर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई है। तोड़ फोड़ के बाद जो है वो विजिलेंस की एक कमेटी बनाई गई है जो कि मुआयना करेगी कि सही तरह से जो है वो इंतजामी कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, और इसमें कोई कोताही बरतदा हुआ अफसर पाया गया तो उसके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई भी की जाएगी, वो काम का कहना है। जी, तो एक कमेटी भी बनाई गई है जो कि इन कार्रवाइयों को मुआयना करेगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलमान, हमारे साथ मौजूद थे।
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली मौजूद हैं। राशिद वली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले आपसे सबसे अहम सवाल पर बात करेंगे और वो ये है कि तुरखम की बात हम कर रहे थे कि 6 रोज़ से तुरखम बंद है। पाक अफगान मुज़ाकरात हमने देखा कि नाकाम हो गए। अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी हदूद में, ये मामला तब शुरू हुआ जब अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी हदूद में एक चौकी बनाने की कोशिश की, जिसको पाक फ़ौज ने, अफवाज पाकिस्तान ने डिफ्यूज़ किया और उसको कहा कि ये गैर कानूनी है, ये मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। फिर हमने देखा कि उसके रिएक्शन में शायद चित्राल के अंदर हमला किया गया दहशतगर्दों की जानिब से, भरपूर रिएक्शन सामने आया और 11 दहशतगर्द मारे गए। आज भी चित्राल में हमने देखा कि 7 दहशतगर्द फिर वहाँ पर मारे गए हैं। क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो कुछ मज़ीद कशीदा होते नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल, ये कशीदा तो साफ ज़ाहिर है कि जब इस किस्म की कार्रवाइयाँ होंगी बॉर्डर के अक्रॉस तो वो उसका रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आएगा। और जब अफगान इंटरिम गवर्नमेंट को हमारे रवाबत होते हैं और उनको ये बताया जाता है कि आप अपने इलाके में अपनी अमलदारी को मजबूत करें, TTP की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करें और क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है जिसकी आप इंटरनेशनल UN जो रेजोल्यूशंस हैं उसके मुताबिक भी 1373 रेजोल्यूशन है जिसके मुताबिक उन्होंने इसको पाबंद हैं कि अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल गलत मकासद के लिए रोके। मगर उसके बावजूद अगर एक चीज़ होती है तो इसका 2 ही मतलब निकलते हैं। एक तो ये उनकी अमलदारी नहीं है, दूसरा ये कि उनमें एक डेफिसिट है विल का कि वो करना नहीं चाहते। अब जब हमारी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट होती है या हमारी जो इंटेलिजेंस इदारों की हद तक उनके साथ रवाबत हैं तो वो क्लियर मैसेज नहीं मिलता। कोई इस किस्म की ओपेसिटी ज़रूर है जिसकी वजह से वो लोग कामयाब नहीं हो पा रहे इनको कंट्रोल करने में, TTP की एक्टिविटीज़ को। और उसका ये डायरेक्ट नतीजा ये है कि हर तवातर के साथ ये ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ख़ास तौर पे जब ये बॉर्डर का क्लोजर हुआ है जो एंटी स्मगलिंग कैंपेन के नतीजे में पाकिस्तान ने वो चेक्स लिए और उस चेक्स जब लिए तो वहाँ से फायरिंग किया तोरखम से, और हमारा जो बॉर्डर की गार्ड्स हैं उन्होंने उसको ठीक है ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली, आपका बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल हमारे साथ शेयर की। आईनी इश्यूज़ में उलझाकर अदालत का इम्तिहान लिया गया, सख्त इम्तिहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद शिकार बनी। ये कहना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल का। उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि जो वाक़यात पेश आए हैं उसे दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कार्रवाई मुतासर हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है, किसी ने 90 दिन में इलेक्शन कराने से इख्तलाफ नहीं किया। मजीद कहा कि सियासी लड़ाई के बायस मुश्किल पेश आई है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि आइन क्या कहता है ये बताना अदालत की जिम्मेदारी है। आइन के मुताबिक अदालती हुदूद के हम भी पाबंद हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अज़ खुद के तरीक़ेकार को वज़ा कर दिया है। शदीद तनक़ीद के बावजूद रवा बरस सिर्फ एक अज़ खुद नोटिस लिया गया था। तैनाती के एक बरस में 23,000 मुक़दमात निपटाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मुश्किल वक्त काट लिया है और किसी ने भी इंतख़ाबात में 90 दिन कराने पर इख्तलाफ नहीं किया था। चीफ जस्टिस की जानिब से ये जो ख़बर सामने आई, जो आज उन्होंने खिताब किया है और अब कुछ ही वक्त रह गया उनका रुखसत पर जाने के लिए। अली, आप समझते हैं कि जो अदालती निज़ाम है वो तो अपनी तरफ से बिल्कुल काम कर रहा है और नज़र भी आ रहा है, जो आइनी बहरान एक तरफ से सिचुएशन पैदा हो गई है और मुख्तलिफ हल्के ये भी बात करें कि जो 90 दिन के इंतखाबात का उन्होंने जो बयान दिया ना, वो आप समझते हैं कि वो कितनी अहमियत का हामिल है? देखें आयशा, जिस तरह से आपने खुद ही बयान कर दिया कि आइनी बहरान की कैफियत है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तमाम तर जो मामलात हैं वो इस वक्त अदालत पर डिपेंडेंट हैं। सबसे ज़्यादा इम्तिहान इस वक्त अदालतों का हो रहा है कि उनको इसके ऊपर इस मुश्किल वक्त के अंदर बहुत बड़े बड़े फ़ैसले करने हैं और डेफिनेटली बहुत बड़े बड़े मुकदमात और बहुत बड़ी बड़ी समात जो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर इस वक्त चल रही हैं, तो उनका वक्त ज़ाहिर बात उनकी मुद्दत ख़त्म होने जा रही है। उसके बाद हम देखेंगे नए चीफ जस्टिस आएंगे और उनके लिए भी वही चैलेंजेस होंगे जिस तरह से सारे इन चैलेंज को डील करते आए हैं। तो अब देखना ही है कि जो नए चीफ जस्टिस आते हैं वो मामला को किस तरह से लेकर चलते हैं। चैलेंजेस आर देयर, लेकिन यकीनी तौर पर उन चैलेंजेस से निपटना होगा और बर वक्त फ़ैसलों के लोग मुंतज़िर हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है आयशा वो है
90 दिन में इंतखाबात के हवाले से उसका सब इंतजार भी कर रहे हैं। और आपने देखा कि कल जो बिलावल भुट्टो रैली की सूरत में जहां उनका जगह जगह इस्तकबाल किया गया, वो एक जिस तरह से उनका इस्तकबाल किया गया, जिस तरह वो खिताब कर रहे थे, वो एक इलेक्शन कैंपेन से कम नहीं लग रहा था वो सारा सिनेरियो ली। और जो उन्होंने बयानात दिए, जो लोगों पुकार कर जो उनके इत्तेहादी थे पिछली PDM की गवर्नमेंट में, नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि हमारे कुछ इत्तेहादी हैं जो शायद डरते हैं इंतखाबात में जाने से। इससे पहले हमने देखा कि PTI ने भी इसी तरह की पॉलिसी अपनाई, एक जमात को टारगेट किया गया, चंद जमातों को टारगेट किया गया कि शायद वो तैयार नहीं है इलेक्शन में जाने के हवाले से। तो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जो सबसे बड़ा आईनी बहरान है, वो ये है कि इंतखाबात को 90 दिन में किस तरह से कराना है। और वो से जी चीफ जस्टिस यही कहते हैं कि मैं इससे इख्तलाफ नहीं करता, आइन के अंदर यह वाज़ेह है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने और यही होने चाहिए। आइन क्या कहता है, ये बताना अदालत की जिम्मेदारी है, ये बताना अदालत की जिम्मेदारी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून एहसान अहमद। एहसान अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का। अदालती साल की तकरीब से अहम खिताब किया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से और कुछ चैलेंजेस का जिक्र किया गया उनकी जानिब से। तो क्या लगता है कौन से चैलेंजेस है और इन जो चैलेंजेस का जिक्र किया गया है चीफ जस्टिस के हवाले से बताइएगा। पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम को इस वक्त 3 बड़े चैलेंजेस हैं। एक, पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ा है वो ये है कि लोगों के साल से जो केसेस हैं वो पड़े रहते हैं और इवन ये है कि उनकी एक उम्र गुजर जाती है उस चीज के अंदर, चाहे आपका सिविल है चाहे आपके क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा ये है कि आपका जस्टिस सिस्टम आउटडेटेड है, आपका एक अंग्रेज का दिया हुआ निजाम है जो इस वक्त चल रहा है और अभी तक हमने उसको फॉलो किया हुआ है, चाहे हमारा सिविल है, जस्टिस है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स वाले हैं। तीसरी जो इम्पोर्टेंट उस चीज के अंदर ये है कि हमारी जो जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, वो हमारी जुडिशरी के अंदर भी वो स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व नहीं है। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर चले जाएं तो उसके अंदर जो शख्स भी जाता है उसे पता चलता है कि जी आज शायद बगैर किसी कंक्लूसिव प्रोसीडिंग्स के आगे जाया जाएगा। हाई कोर्ट्स के अंदर साल से जो आपकी डेट्स पड़ती है उसका कोई नहीं, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो सबसे बड़ा इशू ये है कि अगर आप वहां पे जाते हैं तो आपकी कई माह जो है वो आपकी फर्स्ट हियरिंग नहीं लगती। तो ये वो बुनियादी इश्यूज हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, उनकी टीम को और हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को टेकअप करना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारी कोर्ट्स का आया हुआ है सुपीरियर जुडिशरी का, वो ये है कि हमारे जो पॉलिटिकल क्वेश्चन से उसको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल कवर के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर ले गए हैं, जिसमें आर्टिकल 184(3) की जुरिस्डिक्शन है, आर्टिकल 199 की जुरिस्डिक्शन है। उसके अंदर हुआ ये है कि जुडिशरी का एक फोरम जो है जिसको डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए था, वहां पे चीजें जो है वो कॉन्ट्रोवर्शियल आ गई। अब आप ये देख लें, ये पिछले साल वहां पर आप कह रहे हैं कि चीजें कॉन्ट्रोवर्शियल आ रही है। बहुत शुक्रिया एहसान अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, आगाह कर रहे थे। बल्दियाती इलेक्शन लड़ने का उनको कहा लेकिन वो नहीं माने, एक नालायक और सिलेक्टेड को निकाला, नाअहल होने वाला पाकिस्तान का दुश्मन था। उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो दिखाते हैं। मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफ ज्यादा है, वो बाई इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर MQM का रद्द अमल सामने आ गया है। MQM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी ने कहा, कराची और हैदराबाद की मेयरशिप से मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर दुनिया हंस रही है। पीपल्स पार्टी के क़याम से आज तक कराची और हैदराबाद ने पीपल्स पार्टी को हमेशा मुस्तरद किया है। आपको बताएं कि बिलावल भुट्टो के बयान पर MQM के जो रहनुमा है उनकी जानिब से भी रद्द अमल सामने आया है और उन्होंने बिलावल भुट्टो के बयान पर जो है काफ़ी तनकीद की है। बिलावल भुट्टो की जानिब से जो बयान दिया गया था उस पर अनीस कायम खानी का भी रद्द अमल सामने आया है। एक और अहम खबर है इलेक्शन की तारीख के हवाले से। इलेक्शन की तारीख का किसी भी वक्त ऐलान मुतवक्के है। ज़राए ऐवान सदर ऐसा बताते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख के लिए जहन बना चुके हैं, ये ज़राए का बताना है। और हुकूमत की जानिब से वज़ीर क़ानून ने 2 बार मुलाकात करके सदर को कायल करने की कोशिश भी की है। ज़राए ऐवान सदर बता रहे हैं कि वज़ारत क़ानून भी अभी अपनी राय में इलेक्शन की तारीख का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सवाबदीद करार दे चुकी है। इस हवाले से भी आपको याद होगा कि 2 अहम बड़ों की बैठक भी हुई थी सदर मुमलिकत से और उनको राजी किया गया था कि सदर मुमलिकत अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। देखिए उनकी मुद्दत पूरी हो गई सदर मुमलिकत की, उनकी मियाद जिस पर वो हैं, वो ज़राए ऐवान सदर से अभी खबर सामने आ रही है कि उनकी तरफ
सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आखिर उन्होंने इलेक्शन की डेट अनाउंस क्यों नहीं, क्योंकि पीटीआई की कोर कमेटी का जो इजलास हुआ था उसमें उनसे ये मुतालिबा किया गया था सदर पाकिस्तान से कि आप इस पर कोई डेट अनाउंस करें। एग्जैक्टली एक क्लैश आया था कि 2 आर्टिकल सामने आए थे और इसमें कहा गया था कि सदर जो है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते, लेकिन फिर सदर की जानिब से जो है एक आर्टिकल का जिक्र किया गया, उनकी जानिब से ये कहा गया उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग के जो है सदर जो है इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। अब देखना यह है कि सदर इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं या नहीं। कानूनी माहिरीन भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी इस हवाले से डिटेल्स ज़राए ये बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी इलेक्शन की तारीख के लिए अपना जहन बना चुके हैं। अगर वो जहन बना चुके हैं तो डेफिनेटली अगर ज़राए ये खबर दे रहे हैं तो किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख सामने आ सकती है। लेकिन सिर्फ सदर के जहन पे नहीं होगा ना कि आइन क्या कहता है, आर्टिकल क्या कहता है, वो भी देखना है। आइन का आर्टिकल 48(5)A के मुताबिक ये कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार सदर मुमलिकत को है और वो आर्टिकल 48(5)A के मुताबिक ये अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे और इलेक्शन की तारीख देंगे। एक आइनी बहरान है उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ज़राए अवान सदर ऐसा बताते हैं। कानूनी माहिरीन की राय भी लेंगे कि सदर की तारीख देना कितना अहमियत का हामिल है और क्या उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आयशा आप, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनके बयान की लीगली हैसियत क्या होगी। जब वो स्टेटमेंट दे देते हैं कि इलेक्शन करवाए जाए ये डेट है, तो उसके बाद देखना यह है कि कानूनी माहिरीन क्या बताते हैं, क्या उनका बयान के बाद वो डेट हो सकती है या उस पर मजीद जो है कानूनी टर्म्स भी सामने आएंगे। आपको याद होगा जब पंजाब के इंतखाबात होने थे, पंजाब की असम्बलियाँ तहलील हुई थी, उसके बाद भी एक तारीखें बहुत दी गई थी लेकिन इलेक्शन हुए नहीं थे। नई हल्का बंदियों का जिक्र भी किया गया था, नई मरदमशुमारी पर इलेक्शन होना है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कम से कम उन्हें 4 महीने का वक्त दरकार होगा। नई मरदमशुमारी के तहत जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था नई मरदमशुमारी का, उसके बाद नई हल्का बंदियों के हवाले से, तो अब देखना यह है कि सदर जो तारीख देते हैं क्या उस दौरान उस तारीख तक इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां कंप्लीट कर लेता है और इलेक्शन की तैयारी पूरी हो जाती है या नहीं। अच्छा, इस पर आपकी राय तो पहले ज़रा आप शेयर करें, बताएं, नाजरीन को भी बताएं इस हवाले से कि इलेक्शन तो सारे चाह रहे हैं। आप जिस भी सियासी जमात को देख लें वो कह रहे हैं हम तो तैयार हैं इलेक्शन के लिए। जब सारे तैयार हैं इलेक्शन के लिए, सारी पार्टीज रेडी हैं, सब चाहते हैं कि इलेक्शन करवाएं और आइन के मुताबिक करवाएं इलेक्शन, तो फिर रुकावट कहाँ पर है? आपको शायद याद होगा कि हमने कुछ दिन पहले हमारे साथ, चलिए मोहम्मद आदिल डायरेक्टर नॉर्थ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल साहब, ये ज़राए बता रहे हैं कि सदर किसी भी वक्त इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देंगे, कितनी सदाकत है और आपको लग रहा है अंदरूनी ज़राए क्या कह रहे हैं, आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए, आज सदर मुमलिकत की जो है वजीर कानून से एक और मुलाकात हुई थी और उसमें बेसिकली इस मुलाकात का मतलब जो था वो यही था कि वजीर कानून जो है अभी तक उसी चीज़ पे अटे में जो इलेक्शन एक्ट के तहत साबिक हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार दिया। तो हुकूमत का ख्याल यही है कि ये इलेक्शन की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, लेकिन आर्टिकल 45A जो सदर मुमलिकत को जो आइन का हिस्सा है और आइन यकीनी तौर पर इलेक्शन एक्ट से जो है वो मोतबर है, तो सदर मुमलिकत का यही कहना है कि चूंकि आइन ने उनको ये इख्तियार दिया है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें, और जो पंजाब और KP के इलेक्शन में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन आ चुका है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ये वादा कर चुकी है कि जो इलेक्शन की तारीख है वो सदर मुमलिकत का दायरा इख्तियार है, तो वही अनाउंस कर सकते हैं। तो अब सदर मुमलिकत ने अपनी जो कानूनी मशावरत थी उसको मुकम्मल कर लिया है और वो आदिल 2 बड़ों की बैठक होती है सदर मुमलिकत के साथ, आपको लगता है उसके बाद ये खबर सामने आई है और अब वो एतमाद में उनको लिया गया होगा या उनको कॉन्फिडेंस इतना दिया गया होगा कि सदर मुमलिकत अब डेट दे दें? देखिए, वो जो मुलाकात जब इलेक्शन कमीशन को सदर ने खत लिखा था और उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ने सदर को लिखा था, तो कुछ लोगों की जो एक सदर मुमलिकत पर प्रेशर था कि वो कोई ऐसा आईनी बहरान खड़ा ना करें और इलेक्शन की तारीख अनाउंस ना करें। तो उस वक्त ये एक चीज़ तय हुई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है इस पर राय लेगा कि 90 दिन में इलेक्शन हल्काबंदियों की वजह से मुमकिन नहीं है। तो इलेक्शन कमीशन अभी तक जो उस वक्त एक कमिटमेंट हुई थी, इलेक्शन कमीशन अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई दरख्वास्त लेके नहीं गया। जो काबिल जिक्र बात है कि जो 2 बड़ी वकला तंजीमें, एक पाकिस्तान बार जिसके बारे में कहा जाता है कि इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का काफी इन्फ्लुएंस है, उसमें जो वकला हैं उनके वो बहुत नून लीग के करीब समझे जाते हैं, जबकि दूसरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसपे PTI का बड़ा इन्फ्लुएंस है। तो दोनों बड़ी जो
वकला तंजीमें हैं उनके यहाँ पे इस्लामाबाद में गुज़श्ता हफ्ते यहाँ पर कन्वेंशन हुए थे और दोनों कन्वेंशन में यही बात जो उनके अलामिया में जारी की गई थी कि सदर ममलिकत का ही इख्तियार है कि वो आर्टिकल 45। आदिल, इससे पहले भी तारीखें दी जाती रही हैं इलेक्शन की। केपीके की बात करें हम तो वहाँ पर भी डेट्स दी जाती रही पंजाब के इलेक्शन के हवाले से भी, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये भी क्या उसी तरह की तारीख होगी? देखिए, अब अगर सदर ममलिकत किसी तारीख को अनाउंस करते हैं उसके बाद यकीनी तौर पर इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार है कि वो इसकी तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है रुजू करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ऑलरेडी 3 से 4 दरखास्तें जो है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से और पीटीआई की तरफ से भी जो है वो ऑलरेडी मौजूद है। जो गो के उसके ऊपर कुछ के ऊपर नंबर भी लग चुका है, लेकिन अभी तक उसकी समाअत की तारीख मुकर्रर नहीं हुई है। तो ये फैसला अगर सदर ममलिकत तारीख अनाउंस भी कर दें, उसके बावजूद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही हल कर सकती है कि वो इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार को तस्लीम करती है या आर्टिकल 45A के तहत जो आइन है उसको मुकद्दम मानते हुए सदर ममलिकत का दायरा कार तस्लीम करती है। लेकिन हमने जो सुप्रीम कोर्ट का जो प्रीवियस डिसीजन है जो केपी और पंजाब के इलेक्शन के हवाले से था, उसमें ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अपने फैसले में कानूनी तो वाज़ेह कर दिया है कि आर्टिकल 45A के तहत सदर ममलिकत ही इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार है। अब इसको कानूनी जवाब बना सकती है तो वो जो हल्का बंदियों को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जवाब बना रही है। लेकिन हल्का बंदियों के मामले में जो एक चीज जो हमें देखने वाली है वो ये है कि चूंकि असम्बली की जो तादाद पूरी नहीं थी जिसकी वजह से आईनी तरमीम नहीं हो सकी, अगर हल्का बंदियां हो भी गई तो किसी भी सूबे की हल्कों के तादाद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हल्कों की जो छोटे और बड़े होंगे, यानी कि कुछ इलाके शामिल होंगे और कुछ इलाके निकाल दिए जाएंगे। इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है कि वो हल्का बंदियां कर रहे हैं, इसलिए इलेक्शन के उसमें बिल्कुल आदिल, इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि उन्हें कम से कम 4 महीने लग सकते हैं हल्का बंदियां करने के लिए। और नई मरदमशुमारी के हवाले से भी तमाम जमातों ने जो नोटिफिकेशन पर सिग्नेचर किए थे उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 4 महीने का वक्त लगेगा। आदिल, साथ ही रहिएगा, किरण खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम किरण, आपके पास क्या खबरें हैं? क्या मुतवक्का तौर पर क्या इलेक्शन की डेट हो सकती है? क्योंकि ज़राए बता रहे हैं कि जहन बना चुके हैं सदर मुमलिकत और किसी भी वक्त इलेक्शन की डेट सामने आ सकती है। किरण, किरण आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे, आपकी आवाज़ में कुछ इशू है। आदिल साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। आदिल साहब, आप बात कर रहे थे हल्का बंदियों के हवाले से। ये अगर इलेक्शन कमीशन कह देती है कि हमें इतना वक्त दरकार होगा या फंड्स रिलीज नहीं किए जाते हैं, तो फिर ये मामला कहाँ आकर रुकेगा? ये तो एक डेडलॉक वाली सिचुएशन नजर आ रही है। देखें, ये तो चीज जिस टाइम हुकूमत ने, जो साबिक हुकूमत है, उसने इलेक्शन एक्ट में तकमीम की थी, तो ये बात उस वक्त ही इसमें जो सामने आ गई थी कि ये मामला जो है वो जब भी इलेक्शन की तारीख का मामला ज़ेरे गौर आएगा तो ये मामला एक दफ़ा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो जाएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये हफ्ता बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है आता बंदयाल साहब, उनके आज फुल कोर्ट रेफरेंस उनके हवाले उनके एजाज में हुआ है। तो चूंकि आज इलेक्शन जो अदालती तारीख का जो साल है उसका भी आगाज हुआ है, तो इस वजह से जो है वो अब उनके पास 16 सितंबर तक का टाइम है नए चीफ जस्टिस के आने से पहले कि आता जो बंदयाल साहब हैं जो वो इस मामले को कितना टेकअप करते हैं या नहीं करते हैं, या ये मामला जो है आने वाले, यानी ये हफ्ता बहुत अहमियत का हामिल है। आदिल, आप ये कहना चाह रहे हैं? आदिल, आपकी बड़ी गहरी नजर है तमाम तर सिचुएशन पर। निगरान गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है डॉलर माफिया के खिलाफ, बिजली चोरों के खिलाफ, चीनी माफिया के खिलाफ, तो आपको लग रहा है जिस स्पीड से निगरान सेटअप काम कर रहा है वो चंद दिनों के लिए तो नहीं लग रहा, वो लग रहा है कुछ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज लेकर आए हुए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं से कोई एतमाद तो मिला हुआ है कि आप काम करें, आपको कोई तंग नहीं करेगा। देखिए, जो निगरान सेटअप है वो कोई उसमें कोई बहुत बड़ा कोई मईशत के हवाले से कोई बहुत बड़े एक्सपर्ट्स उसमें हिस्सा नहीं है। जो साबिक गवर्नर स्टेट बैंक है वो पिछली हुकूमत में भी, जब पिछले निगरान सेटअप था उसमें भी उनके पास ये जिम्मेदारी थी, इस दफा फिर उनको एक जिम्मेदारी से दिया गया।
तो ये जो इकदाम किए जा रहे हैं ये फौरी नोयत के इकदाम थे। इसके बगैर अगर ये ना इकदाम किया जाता, ना एक्शन लिया जाता, तो ये डॉलर की जो तो डॉलर को ब्रेक ना लगता और शायद IMF को हम खुश ना कर पाते। ये इकदाम इसलिए लिए जा रहे हैं। आदिल ये कहना चाह रहे हैं। आदिल साथ ही रहिएगा, किरण भी मौजूद हैं, किरण को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। किरण बताइएगा आपके ज़राए क्या बताते हैं कि सदर मुमलिकत तो जहन बना चुके हैं, किसी भी वक्त इलेक्शन की डेट सामने आ सकती है, मुमकिन तौर पर उनका यही कहना है कि जनरल इलेक्शन के लिए जो तारीख है बहुत जल्द इसका ऐलान कर दिया जाएगा। पहले भी एक दफा इसका ऐलान कर चुके हैं हुकूमत के कानून आज 12 किरण आपकी आवाज नहीं फाइल करने की भी उन्हें फाइल करने को और वज़ीर कानून ने अपनी राय में इलेक्शन के तरीका ऐलान चीफ इलेक्शन कमीशन की जवाबदेही करार दिया था। लेकिन वज़ीर कानून ने आज की मुलाकात में भी सदर को हुकूमती मकसद पर कायल करने की कोशिश की, लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि सदर मुमलिकत अपने जो डिसीजन ले चुकी है उस पर वाजिब है और बहुत जल्द ही आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आज भी किसी भी टाइम पे कोई भी डेट एक्सपेक्टेड जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। अच्छा किरण, आदिल कह रहे हैं कि 16 सितंबर तक ये बहुत अहम दिन है, सुप्रीम कोर्ट के हवाले में वहाँ से भी कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। आने वाले दिनों में ये सारे ओवरऑल जो चीजें चल रही हैं मुल्की हालात की तनाज़ुर में देखा जाए तो बहुत अहम है। इसी में जो सुप्रीम मुमलिकत है वो डेट अनाउंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इलेक्शन इलेक्शन की डेट कौन सी होगी, ये ओवरऑल जो हालात चल रही है उसमें ऐसे में एकदम से जो डेट अनाउंस की जाएगी वो देखना होगा कि आया वो दिसंबर में इलेक्शन होंगे या फिर आगे अगले साल पर इलेक्शन जाएंगे। ठीक है, देखना ये होगा कि दिसंबर की डेट दी जाती है या फिर जो हल्के नवंबर में इलेक्शन की बातें कर रहे हैं नवंबर की डेट दी जाती है। लेकिन सदर मुमलिकत जहन बना चुके हैं, ये ज़राए बता रहे हैं और ये सदर मुमलिकत ऐवान सदर के ज़राए हैं जिन्होंने ये बताया है। डायरेक्टर नॉर्थ मोहम्मद आदिल साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। और किरण आपका भी बहुत शुक्रिया। मज़ीद बहुत सी खबरें शामिल करेंगे, अभी वक्त है ब्रेक का, स्टे विद अस।